बीए पार्ट सेकंड भूगोल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। राजकीय महाविद्यालय करौली में कोरोना काल में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ के माध्यम से नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से विभिन्न चैप्टरों को पढ़ाया जा रहा है। आज हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं वह है मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। मानव भूगोल के कौन कौन सिद्धांत है इस पर हम चर्चा करेंगे। मानव भूगोल का प्रत्येक दृश्य, चाहे वह प्राकृतिक वातावरण से संबंधित हो अथवा सांस्कृतिक वातावरण से, प्रतिपल या प्रति क्षण में परिवर्तन होता रहता है। प्राकृतिक वातावरण में भी, जहाँ पर आज हिमालय है, पहले वहाँ कभी तैतीस महासागर था और आज में मलबे से भरकर हिमालय के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। यह सब कार्य इतना धीरे धीरे होता है जिसे हम साधारण रूप से नोट नहीं कर सकते या देख नहीं सकते। वास्तव में परिवर्तन या क्रियाशीलता वातावरण के तत्वों के संयुक्त प्रभाव से होते हैं। मानव क्योंकि वातावरण में केंद्रीय स्थान रखता है, वह प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध स्थापित करता है तथा वातावरण द्वारा प्रस्तुत छाट का उपयोग करके प्राकृतिक वातावरण का निर्माण करता है। इस कार्य में वह स्वयं भी परिवर्तन करता रहता है और स्वयं भी परिवर्तित होता रहता है, तो कभी वातावरण पक्षों को परिवर्तित कर देता है। ये दोनों क्रियाएं मिलकर समायोजन कहलाती है। मानव भूगोल के तथ्यों की उत्पत्ति, उनके आपसी संबंध तथा मानव के वातावरण के संपर्क का यह अध्ययन कुछ नियमों पर आधारित है। इन नियमों को ही मानव भूगोल के मूल सिद्धांत कहा जाता है, जो इस प्रकार है। पहला है परिवर्तनशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, दूसरा पार्थिविकता का सिद्धांत और तीसरा है वातावरण समायोजन का सिद्धांत। आज हम जिस सिद्धांत की चर्चा करेंगे वो है क्रियाशीलता या परिवर्तन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण के सभी तत्व परिवर्तनशील है। प्रत्येक क्षण हर एक वस्तु किसी न किसी प्रकार से बदलती रहती है। फ्रांसीसी विद्वान ब्रून्स मोंदे के अनुसार हमारे चारों ओर जितनी वस्तुएं हैं वे सभी परिवर्तनशील है। उनका आकार या मात्रा या रूप या गुण लगातार बदलता रहता है। अर्थात वास्तव में संसार भर में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है। स्वयं पृथ्वी भी हर समय भ्रमण करती रहती है और तीव्र गति से आकाश में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और उसके वायुमंडल में कभी गर्मी, कभी ठंडक, दिन और रात, पवन आदि के रूप में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। खेतों में उगी हुई फसल और को हम नाप सकते हैं? नहीं, नाप नहीं सकते। वह एक माह में, एक सप्ताह में लगातार बदलती रहती है। प्रत्येक जीव जंतु या मानव जन्म लेता है, बालकपन से जवानी की ओर, जवानी से बुढ़ापे की ओर और उसके बाद में उसका अंत हो जाता है। इस प्रकार लगातार परिवर्तन होता रहता है। नदियों में जल सदैव बदलता रहता है और वह पर्वत, पहाड़ आदि में बहती हुई समुद्रों में बहती रहती है। भूतल पर विभिन्न स्थानों पर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। समुद्र में भी लगातार पानी ज्वार भाटा, धारा आदि के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता रहता है। पृथ्वी के तल पर हर समय परिवर्तन करने वाली जो शक्ति है, जो लगातार परिवर्तन लाती रहती है, उन शक्तियों को हम निम्न प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, पृथ्वी के सौर संबंध। नंबर 2, पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ।
नंबर 3 सौर्य शक्ति, नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण शक्ति, नंबर 5 जैविक शक्ति और फिर मानव शक्ति नंबर 6 पर। तो इस रूप में किस तरह परिवर्तन करती रहती है, तो हम इसका अध्ययन लगातार एक दूसरे को पढ़ेंगे, देखेंगे। जैसे नंबर 1 पर पृथ्वी के सौर संबंध। पृथ्वी हमारे सौर मंडल में एक ग्रह है जो अपने अक्ष पर भ्रमण करने के साथ सूर्य के चारों ओर अपनी अक्ष पर परिभ्रमण करती रहती है। इस संबंधों के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात ऋतुएं आदि परिवर्तित होते रहते हैं और लगातार हमारी पृथ्वी पर परिवर्तन चलता रहता है। दूसरे नंबर पर है पृथ्वी की विवर्तनिक शक्तियाँ। विवर्तनिक शक्तियाँ दो प्रकार की होती है। एक प्रकार के वे परिवर्तन जो बहुत धीरे धीरे होते हैं और दीर्घ काल में या लंबे समय के बाद दिखाई देते हैं, जैसे पर्वतों में मोड़ पड़ना, किसी प्रदेश का ऊपर उठना या नीचे धंसना। दूसरे प्रकार के परिवर्तन अचानक तेजी के साथ होते हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी के विस्फोट। नंबर 3 सौर्य शक्ति। सूर्य की शक्ति से ताप उत्पन्न होता है या शक्ति उत्पन्न होती है जो भूतल को लगातार परिवर्तित करती रहती है। सूर्य ताप से गर्मी, ओस, ताप, तुषार, पाला, वाष्पीकरण, बादल बनना, आंधी या तूफान आदि के रूप में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। वर्षा, सूखा, दिन रात, ऋतुओं का परिवर्तन आदि ये सभी चीज़ें सूर्य की शक्ति के द्वारा संभव हो पाती है और हमारे पृथ्वी पर हमें लगातार परिवर्तन दिखाई देते हैं। नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण शक्ति। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींचती है। इसके कारण भिन्न भिन्न भार और घनत्व वाले पिंडों को संतुलन कर एक ही रूप प्राप्त होता है और इसके द्वारा पृथ्वी पर एक समन्वय क्रम स्थापित होता है। इसी के द्वारा जल ऊंचाई से नीचाई की ओर और वायुमंडल के निम्न परतों में सबसे अधिक वायु एकत्रित हो जाती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हर समय सांस लेना पड़ता है, जिसके लिए ऑक्सीजन वायु की आवश्यकता होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति इस ऑक्सीजन वायु को खींचकर पृथ्वी के तल पर एकत्रित कर देती है। यह क्रिया हर समय लगातार परिवर्तित होती रहती है। 5वां जैविक शक्ति। वनस्पति और जीव जंतु के वर्ग भी हमारे भूतल पर लगातार परिवर्तन लाते रहते हैं। विभिन्न प्रकार की जो वनस्पति है इनका एक जीवन चक्र होता है। जीवों का एक जीवन चक्र होता है जो जीवन प्रारंभ होता है, बालावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था के बाद में उसका अंत हो जाता है। ये परिवर्तन लगातार जो है हमारे धरातल पर चलते रहते हैं। मानव शक्ति नंबर 6 पर मानव शक्ति है जो लगातार परिवर्तन करती है। मनुष्य भी भूतल पर परिवर्तन करता है। कहीं पर वह वन काट कर खेत बनाता है, कहीं नहरें, सड़कें, सुरंग बनाता है और कहीं खानों आदि से पदार्थ निकालता है। समुद्र से मछलियाँ पकड़ना और विभिन्न प्रकार के बस्तियाँ बनाकर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य बनाकर पृथ्वी के धरातल पर मनुष्य लगातार परिवर्तन करता रहता है। उपरोक्त शक्तियों के द्वारा पृथ्वी तल पर जो परिवर्तन होते हैं वे आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं और लगातार एक नियम के तहत यह क्रिया लगातार चलती रहती है और जो है पृथ्वी पर लगातार जो है परिवर्तन होते रहते हैं। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो नदियों का भी एक जीवन चक्र है। वो अपनी युवावस्था और बाल्यावस्था प्राप्त करती है और अंत में जाकर समुद्रों में मिल जाती है। पृथ्वी तल पर केवल भूमि की बनावट में परिवर्तन नहीं होते वरन वायु में भी परिवर्तन होते रहते हैं। और पृथ्वी का इतिहास जब इसके जन्म से लेकर आज तक हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। कभी पृथ्वी हमें एक पेंजिया और पेंथलास के रूप में दिखाई देती है, कभी इसके विभिन्न महासागर और महाद्वीपों के रूप में इसमें परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं और आने वाले समय में भी पृथ्वी का जो सरफेस है उसमें लगातार परिवर्तन होता रहेगा। मनुष्य एक परिवर्तनशील प्राणी है। संसार के जितने भी गांव, नगर आदि है इसकी जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है। ग्रामों और नगरों की भी सहसावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था होती है। कितने ही नगर जो कुछ शताब्दियों पूर्व बहुत बड़े थे वे अब खंडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जैसे भारतवर्ष में
सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो और हड़प्पाकालीन जो नगर है वो आज भूमि के नीचे दबे पड़े हैं। अशोककालीन नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय आज खंडहरों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। 1901 में जहां भारत की जनसंख्या 23 करोड़ थी, 1951 बढ़ कर 36 करोड़ हो गई। 2001 में 103 करोड़ और 2011 में यह 120 करोड़ हो गई और आज यह बढ़कर लगभग 120 करोड़ के आसपास हो गई है। अर्थात इसमें जनसंख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन एक सार्वभौमिक सत्ता है। अतः हम देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए हमें मानव संस्कृति क्रियाओं का अध्ययन इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार की क्रियाशील अंगों का अध्ययन किया जाता है। तभी हम उसकी प्रगति की दिशा और प्रगति को ठीक ढंग से समझ पाएंगे। स्वयं पृथ्वी, इसके ऊपर स्थित मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, समुद्र तल, वायुमंडलीय दशाएं सभी समय दर समय परिवर्तित होते रहते हैं। इसकी स्थिति में प्रति सेकंड परिवर्तन होता है, लेकिन प्रति सेकंड परिवर्तन को हम देख नहीं सकते और न ही हम माप सकते हैं। केवल दीर्घकाल में होने वाले परिवर्तनों को हम देख सकते हैं। इस प्रकार विभिन्न तत्वों के आपसी संबंध एवं समायोजन के अध्ययन के रूप में हम इन सिद्धांतों को पढ़ते हैं जो मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत कहलाते हैं। तो परिवर्तनशीलता और गतिशीलता एक सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सिद्धांत है। प्रत्येक वस्तु या पदार्थ परिवर्तित होता रहता है। कोई भी वस्तु स्थिर या शाश्वत नहीं है, प्रत्येक का एक जीवन चक्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक चीज़ हमारी पृथ्वी पर लगातार परिवर्तित होती रहती है। यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसलिए कहा गया है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह परिवर्तन एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। धन्यवाद।